अभी हम पहले बेसिक नॉलेज ले लें, तो इसको हम बाद में कराएंगे। अब आप पेज नंबर पे आ जाइए। जो इम्पोर्टेंट हमारा बेसिक है वो क्या है, वो आप आ जाइए पेज नंबर 11 पे। क्योंकि हमने अकाउंट समझा, अकाउंट्स के टाइप को समझा और गोल्डन रूल्स को समझा। गोल्डन रूल से हम डेबिट क्रेडिट का पता लगा लेंगे, जर्नल एंट्री हमारा रेडी हो जाएगा। और उसके बाद में अब हम समझेंगे कि ग्रुप क्या होता है, क्योंकि ग्रुप को आप समझेंगे तो टैली प्राइम में आप अच्छे से काम कर पाएंगे। तो ग्रुप क्या होता है, समूह होता है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे और प्रैक्टिकल हम उसको आपको आगे कराएंगे। अभी आप इसको समझिए, जो थ्योरी पोर्शन है उसको समझ लीजिए, फिर हम प्रैक्टिकल कराएंगे तो सारा प्रैक्टिकल उसमें कवर कर लेंगे। देखिए, जब आप टैली पे वर्क करेंगे तो वहाँ पे ग्रुप ऑलरेडी बना होता है। टैली के द्वारा 28 ग्रुप ऑलरेडी बने होते हैं, जिसमें से 15 ग्रुप को हम प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं और बाकी के 13 ग्रुप को हम सब ग्रुप बोलते हैं। तो याद रखिएगा कि टैली प्राइम पे पहले से ही 28 ग्रुप बने होते हैं, जिसमें से 15 को हम प्राइमरी ग्रुप बोलते हैं और बाकी के 13 को हम सब ग्रुप बोलते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ग्रुप होता क्या है, ताकि हम टैली में उसको अच्छे से यूज कर पाएं। देखिए, जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली में करते हैं तो सबसे पहले हमें उस एंट्री में जो अकाउंट्स होते हैं उनका हमें खाता खोलना होता है, उनका हमें अकाउंट बनाना पड़ता है, जिसे हम लेजर कहते हैं। जैसे मोहन का अकाउंट, सोहन का अकाउंट, इस तरह के हमें क्या करना होगा, ट्रांजैक्शन जब भी होता है तो उसका हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, उस अकाउंट को हम क्या कहते हैं, लेजर कहते हैं। अकाउंट को हम क्या बोलते हैं, लेजर, कि हमने लेजर ओपन किया या अकाउंट ओपन किया। क्योंकि जब वही एंट्री दूसरी बार आती है तो हमें उसका फिर से लेजर नहीं बनाना पड़ता। मान लीजिए आप बैंक में अकाउंट ओपन कराने गए तो बैंक आपका अकाउंट एक बार ओपन करेगा, यानी आपका लेजर उसने एक बार बना दिया। अब जब भी आप दोबारा पैसा जमा करने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि वो दूसरा अकाउंट खोलेगा, दूसरा लेजर खोलेगा, नहीं। वो क्या करेगा, वो उसी अकाउंट्स में, मतलब सेम अकाउंट में वो आपका ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेगा, क्योंकि अकाउंट्स क्या होता है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। ठीक है, तो आप जब भी पैसा जमा करने जाएंगे तो वो सेम अकाउंट में आपके सारे ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेगा और उस अकाउंट को हम लेजर कहते हैं। और बैंक को दोबारा अकाउंट नहीं बनाना पड़ेगा, दोबारा लेजर नहीं बनाना पड़ेगा। और टैली में 2 लेजर ऑलरेडी बने होते हैं, जैसे कैश का हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो गया। क्योंकि ये पहले से इसलिए बने होते हैं क्योंकि ये सभी बिजनेस में ये इसको आना ही आना है, तो इसलिए ये पहले से ही बने होते हैं। और जब हम टैली में किसी अकाउंट्स का लेजर बनाएंगे, मान लीजिए बैंक ने आपका अकाउंट्स का लेजर बनाया, आपका लेजर बनाया, तो उसी समय उसको ये बताना पड़ता है बैंक को अपने सिस्टम में। मान लीजिए अपने सिस्टम में बताना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल, कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है या अपने एफडी का अकाउंट है या आपका लोन का अकाउंट है। इस तरह उसको बताना पड़ेगा। तो ये सब क्या हो गए, सेविंग अकाउंट क्या हो गया, ग्रुप हो गया। करंट अकाउंट क्या हो गया, ग्रुप हो गया। लोन अकाउंट क्या हो गया, ग्रुप हो गया। तो अगर आप सेविंग अकाउंट खुलवाने गए हैं बैंक में तो उसको सेविंग अकाउंट के ग्रुप में आपका अकाउंट वो ओपन करेगा। अगर आप करंट अकाउंट खुलवाने गए हैं बैंक में तो बैंक वाला क्या करेगा, वो करंट अकाउंट के ग्रुप में आपका अकाउंट ओपन करेगा। लोन लेने गए हैं तो लोन अकाउंट के ग्रुप में वो आपका नाम डालेगा, कि आपका जो भी नाम है वो डालेगा कि ये इस ग्रुप के अकाउंट ओपन कराना चाह रहे हैं। ठीक है, एफडी लेने गए, एफडी कराने गए हैं तो उसका अकाउंट ओपन करेगा एफडी का ग्रुप में। तो इस तरह, मतलब जो इस तरह हजारों एम्प्लॉय या हजारों कस्टमर बैंक में जाते हैं तो उस सभी का ग्रुप बना दिया है, ताकि वो भविष्य में अच्छे से ये डिसीजन ले सके कि हाँ, सेविंग अकाउंट कितना टोटल खुला, लोन अकाउंट टोटल कितना खुला। तो उसको एक ग्रुप बना दिया गया, एक समूह बना दिया गया सभी का, तो उसको हम ग्रुप बोलते हैं। तो आपको हल्का समझ में आ रहा होगा ग्रुप क्या है। तो आप याद रखना कि जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली में करते हैं, अगर आपको अभी तक नहीं समझ आया तो फिर से सुनिए। जब किसी ट्रांजैक्शन की एंट्री टैली में करते हैं तो सबसे पहले हमें
उस एंट्री में जो अकाउंट्स होते हैं उनका हमें खाता खोलना होता है, लेजर बनाना पड़ता है। और जब वही एंट्री दूसरी बार हम करते हैं टैली में तो हमें उसका लेजर नहीं बनाना पड़ता, क्योंकि वो बार बार उसी लेजर में उसका हम ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, तो ज़रूरत नहीं है दोबारा बनाने की। ठीक है। और फिर जब सेम प्रकार के जो जो खर्चे हैं, जो ट्रांजैक्शन है, जो इनकम है, जो सेम प्रकार के जो ट्रांजैक्शन होते हैं उनका अलग अलग ग्रुप डालना पड़ेगा। जब आप टैली में लेजर बनाएंगे, अकाउंट बनाएंगे, तो वहाँ बताना पड़ेगा कि इसको किस ग्रुप में डालना है। ठीक है। तो वो वहाँ पे हमें अंडर सेट कर रहे हैं, वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा अंडर का। तो अंडर में जब ऑप्शन आएगा टैली प्राइम में जब आप यूज करेंगे तो इसका मतलब है वो ग्रुप पूछ रहा है कि आप किस ग्रुप में इसको डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, राहुल ने 2,000 रुपये ऑफिस का रेंट दिया, तो यहाँ पे क्या है, किराया है। राहुल ने क्या किया, किराया दिया। और किराया क्या है, खर्चा है। तो खर्चा है रेंट, तो रेंट क्या है हमारा, नॉमिनल अकाउंट। तो रेंट को हमने डेबिट किया और कैश दिया तो हमने कैश पेड किया। कैश क्या है, रियल अकाउंट, तो कैश को क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये रियल अकाउंट का वो कहता है। तो अब हम यहाँ पे ये समझेंगे कि जो रेंट है वो हमारा क्या है, खर्चा है। लेकिन जब हम रेंट का लेजर टैली में खोलेंगे, टैली में हम जब रेंट का अकाउंट खोलेंगे तो वहाँ पे हमें ये बताना पड़ेगा, अंडर में बताना पड़ेगा कि रेंट हमारा क्या है। तो जो पहले से ही 28 ग्रुप बने हुए हैं, जिसमें से 15 प्राइमरी ग्रुप हैं, 13 सब ग्रुप हैं, तो उसी 28 में से हमें एक को सिलेक्ट करना पड़ेगा। हम और भी ग्रुप बना सकते हैं, लेकिन ये 28 सफिशियंट है लगभग सभी प्रकार के बिजनेस के लिए। और अपने मर्जी से और ग्रुप बना सकते हैं, उस पर हम नहीं जा रहे हैं। तो इसी 28 में से हम कोई एक सेलेक्ट कर लेंगे कि ये रेंट अकाउंट है, इसको हम किस ग्रुप में डाल दें, ताकि बाद में जब हमारा मैनेजर हमसे पूछे कि भाई ये बताओ कि इस प्रकार के जो सेम नेचर के, जो सेम तरह के दिखने वाले खर्चे हैं वो कितना जा रहा है। मान लो वो पूछ ले कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस, यानी हमारा जो खर्चा है ऑफिस का वो कितना जा रहा है, तो हम उसको ये तो नहीं बताएंगे कि रेंट अकाउंट का इतना, और जो दूसरे इसी तरह के खर्चे हैं, जैसे मान लीजिए रेंट अकाउंट का दिया, सैलरी दिया, या हमने स्टेशनरी खरीदा, तो इन सभी को हम एक ही ग्रुप में डाल देते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ताकि हम उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस का डायरेक्ट मालूम चल सके कि हाँ हमारा इतना इनडायरेक्ट एक्सपेंस है इस महीने का। क्योंकि उस सेम ग्रुप में बहुत हजारों तरह के लेजर आ सकते हैं, हजारों तरह के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। तो इसलिए एक 1 बाय 1 करके बताने से अच्छा है कि उसको एक ग्रुप में डाल दिया, ताकि वो अगर मैनेजर या हमारा मैनेजमेंट पूछे कि अच्छा इस तरह के जो खर्चे वाले, क्योंकि जो मैनेजमेंट होते हैं उनको अकाउंटिंग का नॉलेज उतना नहीं होता, तो उनको अपना बिजनेस रन करना है, वो अकाउंटिंग वगैरह पे ध्यान नहीं देना चाहते। तो वो क्या कहेंगे, वो सीधा कहेंगे कि जो इस तरह के जो भी खर्चे हो रहे हैं उसका हमें सीधा सा बताओ कितना खर्चे जा रहा है। तो मैनेजमेंट ऐसे पूछता है, तो आप एक ग्रुप में फटाक से चेक कर लोगे कि हमारा इतना खर्चा जा रहा है। ठीक है। अभी हम तुरंत क्यों बता दिए, क्योंकि हमने उसको एक ग्रुप में डिवाइड कर रखा है, एक समूह बना रखा है कि जो सेम तरह के दिखने वाले ट्रांजैक्शंस हैं उसको हमने एक ग्रुप के अंदर में डाल रखा है। जब हमने उसका अकाउंट ओपन किया था तो उसको एक ग्रुप में डाल दिया, जैसे कि हमने बैंक वाला एग्जाम्पल लिया था आपको समझाने के लिए। तो इस एग्जाम्पल में क्या हुआ, राहुल ने 2,000 का रेंट दिया, तो रेंट हमारा खर्चा है। किस तरह का खर्चा है, तो किस तरह का खर्चा है, किस ग्रुप का खर्चा है, तो इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डाल दिया कि रेंट अकाउंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस ग्रुप का खर्चा है। ठीक है। तो अब हम रेंट को डेबिट कर दिए, और जब हम वहाँ पे रेंट अकाउंट खोलेंगे तो रेंट लिखेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर उसमें अंडर डालेंगे कि ये हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ देखिए, कोई भी कंपनी पहले से चल रही होती है तो रेंट अकाउंट हमारा पहले से ही बना होगा, उसको बनाने की ज़रूरत नहीं है, और वो पहले से ही अंडर ग्रुप में लिखा होगा। लेकिन आपको बेसिक से समझना है, तो इसलिए हम आपको ये सब समझा रहे हैं। क्योंकि रेंट अकाउंट पहले से ही किसी, अभी नई कंपनी खोल ली है कोई, तो वहाँ आपको ये सब बनाना पड़ेगा। लेकिन कंपनी कई सालों से चल रही है तो वहाँ का जो पहले का अकाउंटेंट है वो पहले से ही रेंट का लेजर खोल रखा होगा और रेंट को ग्रुप में डाल रखा होगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में। ठीक है। तो ये आपको बेसिक समझा रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए
कि आप अगर नई कंपनी में करेंगे तो ऐसे करेंगे शुरुआत। तो हम समझते हैं कि प्राइमरी ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप क्या होता है। प्राइमरी ग्रुप में हमने बताया था कि 15 तरह के आते हैं, 15 तरह के प्राइमरी ग्रुप बनाए गए हैं जो टैली प्राइम पहले से ही बना के दे रखा है, और सेकेंडरी ग्रुप भी 13 तरह के हैं। तो प्राइमरी ग्रुप में एक फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट आता है, दूसरा है लोन लायबिलिटीज अकाउंट आता है, तीसरा है करंट लायबिलिटीज अकाउंट आता है, चौथा है फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स का ग्रुप है। ठीक है, तो ये सब ग्रुप हैं। तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन का जब वो खोलोगे, लेजर बनाओगे, तो उसको बताना पड़ेगा कि किस ग्रुप में डालोगे। मान लीजिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हम वहाँ पे कैपिटल अकाउंट का एक ग्रुप बना देंगे, क्योंकि कैपिटल हम बाद में भी डाल सकते हैं, पहले भी बिजनेस शुरुआत करते समय भी डाल सकते हैं, बाद में भी डाल सकते हैं, या हो सकता है कैश से कुछ निकाल लें, मतलब कैपिटल से कुछ निकाल लें, कैश निकाल लें। तो कैपिटल का भी ग्रुप बनाना ज़रूरी है। तो उसने कैपिटल का, लोन का, करंट लायबिलिटीज़ का, फिक्स्ड एसेट्स का, इन्वेस्टमेंट का, करंट एसेट्स का, मिसलेनियस एक्सपेंस का, सस्पेंस अकाउंट का, ब्रांच डिवीजन का, सेल्स अकाउंट का, परचेज अकाउंट का, डायरेक्ट इनकम का, डायरेक्ट एक्सपेंस, इनडायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये 15 तरह के जो ग्रुप हैं वो प्राइमरी ग्रुप में डिवाइड कर दिया। बाकी के जो 13 हैं वो सेकेंडरी ग्रुप में डिवाइड किया। तो अब हम समझेंगे कि ग्रुप हमने समझ लिया कि क्या है। अब हम समझेंगे ग्रुप क्या होता है। एक प्राइमरी ग्रुप होता है, एक सब ग्रुप होता है। तो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है पहले हम वो समझेंगे। तो प्राइमरी ग्रुप क्या होता है कि प्राइमरी ग्रुप हमारा मेन ग्रुप होता है, जो कि टैली जब आप चलाएंगे तो वहाँ पे सबसे ऊपर ये 15 ग्रुप दिखेंगे, और इसमें से 15 में से जो 6 ग्रुप होंगे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब बनता है जो उसमें से 6 ग्रुप से होते हैं। मतलब 6 ग्रुप्स ऐसे होते हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस आइटम से संबंधित होते हैं, और बाकी के जो 15 में से जो बाकी के 9 बचे वो 9 ग्रुप बैलेंस शीट से संबंधित होते हैं। या आप हमेशा ध्यान रखिएगा क्या कि जो प्राइमरी ग्रुप में 15 प्रकार के जो ग्रुप हैं उसमें से जो 6 हैं वो कहाँ से संबंधित रखेंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को प्रभावित करेंगे, और जो बाकी के 9 ग्रुप हैं वो बैलेंस शीट को प्रभावित करेंगे। इसको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझने के लिए आपको बता रहा हूँ, समझाने के लिए। और प्राइमरी ग्रुप के बारे में हमने समझा, और प्राइमरी ग्रुप में क्या क्या आएगा। एक ब्रांच डिवीजन, करंट एसेट्स, इनडायरेक्ट इनकम, कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स, मिसलेनियस एक्सपेंस, लोन्स, इन्वेस्टमेंट, परचेज अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डायरेक्ट इनकम, करंट लायबिलिटीज, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, डायरेक्ट एक्सपेंस, ये 15 हो गए हमारे प्राइमरी ग्रुप। अब दूसरा आता है सब ग्रुप। सब ग्रुप क्या होता है, ये पार्ट होता है प्राइमरी ग्रुप का, यानी कि ये प्राइमरी ग्रुप हमने बना दिया, लेकिन उस प्राइमरी ग्रुप को भी कई पार्ट में बांट दिए, उसके भी पार्ट कर दिए, उसको भी हिस्सों में बांट दिया। उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी ग्रुप या सब ग्रुप। और इसको 13 प्रकार के ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। सेकेंडरी ग्रुप को या सब ग्रुप को 13 प्रकार के ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है। इसमें कौन कौन से आएंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स हो गया, सिक्योर्ड लोन्स हो गए, बैंक अकाउंट हो गए, स्टॉक इन हैंड हो गया, डिपॉजिट्स हो गया, कैश इन हैंड हो गया, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, जो भी टैक्स से रिलेटेड होंगे, जैसे वैट हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, इनकम टैक्स हो गया, उसको ड्यूटीज एंड टैक्सेस के सब ग्रुप में डालेंगे। बैंक ओवर ड्राफ्ट अकाउंट हो गया, लोन्स एंड एडवांस अकाउंट हो गया, अनसिक्योर्ड लोन्स हो गया, प्रोविजंस हो गया, रिजर्व एंड सरप्लस हो गया, सन्ड्री डेटर्स हो गया। इनको हम किस में डालेंगे, सब ग्रुप में डालेंगे। अब हम जब इनका इस्तेमाल करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो इसको समझना भी ज़रूरी है कि इसका जिसका हमने नाम लिया वो होते क्या हैं। तो इनको समझने के लिए हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक ग्रुप को अच्छे से, और आप अच्छे से समझने के लिए सुनिएगा। फर्स्ट ग्रुप कौन सा है, ब्रांच या डिवीजन ग्रुप। तो ये ग्रुप का इस्तेमाल हम कब करेंगे, देखो जब मेन कंपनी के द्वारा बनाए गए अपने ब्रांच के खाते ब्रांच डिवीजन ग्रुप में रखे जाते हैं। यानी कि जब कोई कंपनी अपना ब्रांच ओपन करता है, मान लीजिए दूसरे स्टेट में या दूसरे लोकेशन पे उसने अपना ब्रांच ओपन किया, तो उसका भी तो हिसाब किताब वो मेन कंपनी रखेगा ना। ब्रांच क्या करेगा, अपने कस्टमर का हिसाब किताब रखेगा, और मेन कंपनी जिसका हेड ऑफिस है वो अपने ब्रांच का भी तो हिसाब किताब रखेगा। तो उसका भी हिसाब किताब रखने के लिए वो क्या करेगा,
वो अपने ब्रांच का भी अकाउंट ओपन करेगा और उस ब्रांच अकाउंट को वो इस ग्रुप में डालेगा। जब वो इसका ब्रांच डिवीजन का लेजर ओपन करेगा, अकाउंट ओपन करेगा टैली में, तो उसमें डालेगा किस ग्रुप में, ब्रांच डिवीजन ग्रुप में उसको ये लेजर ओपन करेगा। ठीक है, ये उतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, रटने की ज़रूरत नहीं है, आप धीरे धीरे समझ जाएंगे जैसे प्रैक्टिस करेंगे। दूसरा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो भी पूंजी लगाया जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल कैश में भी लगाया जा सकता है, हो सकता है संपत्ति दे के लगाया, हो सकता है अपनी ज़मीन दिया हो सकता है फर्नीचर दिया हो सकता है कंप्यूटर अपना पर्सनल वाला कंप्यूटर लगा के बिजनेस में लगा दिया, वो भी क्या है, पूंजी है। तो हमने पहले ही लेक्चर में एक्सप्लेन किया था कैपिटल के बारे में अच्छे से। तो हमने वहाँ पे बताया था क्या, कि जब बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम कैश लगा दें या कोई संपत्ति लगा दें तो उसको पूंजी बोलेंगे। ठीक है, और जब हम उस पूंजी को लगाएंगे तो टैली पहली बार बिजनेस करेंगे तो पूंजी को लगाएंगे तो टैली पूछेगा कि इसको किस ग्रुप में डालना है। जो पैसा आप लगा रहे हो, जो संपत्ति आप लगा रहे हो, जो कंप्यूटर आप लगा रहे हो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, तो इसको किस ग्रुप में डालना है। तो वहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट डालेंगे कि हम अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैपिटल ग्रुप में डाल देंगे कि ये पैसा या हमारा ये संपत्ति जो निजी संपत्ति है उसको हम बिजनेस को दे रहे हैं। तो बिजनेस क्या करेगा, बिजनेस उसको पूछेगा, टैली प्राइम पूछेगा कि इसको किस ग्रुप में डालना है। तो हम कहेंगे इसको पूंजी के ग्रुप में डाल दो। जो हम जो आपको पैसा दिए हैं, मालिक बिजनेस ऑनर क्या बोलेगा, मालिक क्या बोलेगा बिजनेस को, कि हम आपको जो पैसा दिए हैं अपने जेब से, हम अपने घर का जो कंप्यूटर बिजनेस में लगा दिए हैं, हम अपने जो ज़मीन है उसको बिजनेस को दे दिए हैं, कंपनी को दे दिए हैं, तो आप इस सभी पूंजी को कैपिटल अकाउंट के ग्रुप में डाल दो। तो वहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट का ग्रुप सेलेक्ट करेंगे जब कोई भी बिजनेस ऑनर कुछ भी कंट्रीब्यूट करेगा कंपनी में बिजनेस के लिए। तो एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसमें जो भी पूंजी लगाई जाती है उसे हम पूंजी खाता यानी कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और टैली में जब हम उसका लेजर बनाते हैं तो उसे कैपिटल अकाउंट के अंडर रखते हैं। अंडर मीन्स ग्रुप रखते हैं। पूंजी किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि मैंने बताया कैश भी हो सकता है, कंप्यूटर भी हो सकता है, ज़मीन भी हो सकता है। जो तीसरा ग्रुप है वो है लोन्स का। तीसरा कौन सा ग्रुप है, लोन्स। देखो जब हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस करने के लिए हमें लोन की आवश्यकता पड़ती है। हम बैंक से भी लोन ले सकते हैं, किसी रिश्तेदार से भी लोन ले सकते हैं, लेकिन उस लोन को वापस करना पड़ेगा भले ही रिश्तेदार से ही लिया हो। तो हम उस कैश को, जो पैसा बिजनेस एज ए लोन लिया, उसको हम किधर शो करेंगे, उसको हम ग्रुप में डालेंगे लोन के। तो जब हम बिजनेस के लिए किसी प्रकार का लोन लेते हैं तो उस अकाउंट को लोन लायबिलिटीज में रखते हैं। लोन्स एंड लायबिलिटीज, लोन्स लायबिलिटीज क्या होता है, यानी लोन तो लिया है लेकिन उसको हमें वापस करना पड़ेगा, वो हमारी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब जिसको हमें भविष्य में देना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, वो हमारे लिए लायबिलिटी है। तो लोन लायबिलिटीज के ग्रुप में उसको डालते हैं। यानी कोई भी प्रकार का ऐसा लोन जो हमको भविष्य में चुकाना पड़ेगा, हमको पे करना पड़ेगा हमारे बिजनेस को, तो वो उस अमाउंट को हम लोन्स लायबिलिटीज में डालते हैं। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है कौन सा, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट क्या होता है, सस्पेंस का मतलब होता है संदेह, संदेहात्मक अकाउंट, संदेहात्मक अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट का मतलब संदेहात्मक अकाउंट, मतलब ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन जिसको हम एंट्री करने से भूल गए तो क्या होगा, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, से हमारा फाइनेंशियल रिपोर्ट गलत आएगा या मैच नहीं करेगा। तो यानी कि कभी कभी हम टैली में कुछ एंट्री करना भूल जाते हैं तो उसकी वजह से हमारी फाइनेंशियल रिपोर्ट गलत आती है, तो वो बैलेंस मैच नहीं करता। तो उसके अंतर को मैच करने के लिए हम उसको सस्पेंस अकाउंट के ग्रुप में कुछ अमाउंट डाल देते हैं ताकि हमारा डिफरेंस मैच कर जाए। और भविष्य में जब हमें कभी टाइम मिलेगा तो उस सस्पेंस अकाउंट को क्लियर करेंगे, उसके बारे में समझ के उसको क्लियर करेंगे।
और तब तक के लिए उसको हम सस्पेंस अकाउंट में डाल देते हैं। इस तरह का हम प्रैक्टिस हम लोग करते हैं। यानी कि जब हम कभी भी टैली में कुछ एंट्री करना भूल गए और उसकी वजह से फाइनेंशियल रिपोर्ट गलत आ रही है, तो उसके अंतर को मिटाने के लिए हम सस्पेंस अकाउंट में उतने अमाउंट को डाल देते हैं और भविष्य में जब टाइम मिलता है तो हम सस्पेंस अकाउंट का लेजर खोलते हैं टैली पे और देखते हैं कि क्या क्या अमाउंट पड़ा हुआ है सस्पेंस अकाउंट में और उसको फिर क्लियर करते हैं जब टाइम मिलता है। तो इस तरह के जो हम अमाउंट डालते हैं खर्चे, तो उसको हम सस्पेंस अकाउंट के ग्रुप में ही डालते हैं। पांचवा हमारा ग्रुप है करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज क्या होता है? जब हम कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं तो इस प्रकार के अकाउंट करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। तो करंट लायबिलिटीज के ग्रुप से पहले समझेंगे कि आखिर लायबिलिटीज क्या होता है। जैसे कि देखो, लायबिलिटी होता है कि जिसको हमें चुकाना पड़ेगा, बिजनेस को भविष्य में चुकाना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए कैपिटल हो गया, क्रेडिटर हो गया। क्रेडिटर मतलब जिनसे हमने उधार माल खरीदा था और उसको हमें भविष्य में पैसे के पे करने पड़ेंगे, तो वो हमारा क्या हो गया? वो हमारा लायबिलिटीज है। हमने एक बैंक से लोन लिया, वो भी हमारा क्या है? लायबिलिटीज है। तो अब यहाँ पे लायबिलिटीज को दो पार्ट में बांटा जा सकता है। एक होता है नॉन करंट लायबिलिटीज और एक होता है करंट लायबिलिटीज। तो नॉन करंट लायबिलिटीज क्या होता है कि जिसको हम एक साल के बाद भी पे कर सकते हैं और जो लंबे समय की अवधि के लिए हमें लोन मिला है या एक लंबे समय के बाद हम उसको पे कर सकते हैं, चुका सकते हैं, उसको हम नॉन करंट लायबिलिटीज बोलते हैं। लेकिन करंट लायबिलिटीज का जो ये ग्रुप है, तो करंट लायबिलिटीज क्या होता है? करंट लायबिलिटीज का हिंदी क्या होता है? चालू देय या दायित्व। करंट लायबिलिटी का मतलब चालू दायित्व, यानी कि उसको हमें जल्दी पे करना पड़ेगा। और फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमने किसी से उधार माल खरीदा, तो वो उधार हमें कितने दिन के लिए दे देगा? नॉर्मली बिजनेस में 30 दिन के लिए कई लोग देते हैं और मैक्सिमम 90 डेज के लिए देते हैं, 90 दिन के लिए देते हैं। लेकिन अकाउंटिंग में क्या बोलता है कि अगर एक साल तक भी अगर आपको कोई लोन पे करना है तो आप उसको करंट लायबिलिटीज में दिखाइए। ऐसा अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट में यूज किया जाता है। तो करंट लायबिलिटीज में क्या है कि एक साल के अंदर जो भी बिजनेस को बाहर पैसा पे करना पड़ेगा, बाहर पैसा चुकाना पड़ेगा, उन सभी दायित्व को, उन सभी लायबिलिटीज को हम करंट लायबिलिटीज के अंदर में डालेंगे। अंडर मतलब ग्रुप में डालेंगे, करंट लायबिलिटीज नामक ग्रुप के अंडर में डालेंगे। ओके, तो जब हम कम समय के लिए किसी प्रकार का कोई उधार लेते हैं तो इस प्रकार के अकाउंट्स करंट लायबिलिटीज के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि उदाहरण क्या हो गए? उदाहरण हो गए, मैंने किसी से उधार माल खरीदा था, तो वो 90 दिन के लिए हमें उधार माल दिया, तो उसको एक साल के अंदर पे करना पड़ेगा। तो हम उसको करंट लायबिलिटीज में, यानी क्रेडिटर्स क्या होगा हमारा? करंट लायबिलिटीज के अंडर में आएगा। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर्स मतलब क्या होता है? लेनदार, जिससे हमने उधार माल खरीदा है वो हमारा क्रेडिटर्स है। दूसरा एग्जाम्पल क्या हो गया? हमने ऐसा कोई लोन लिया है बैंक से जिसको हमें 90 दिन के अंदर पे करना पड़ेगा। जैसे क्रेडिट कार्ड का हो गया, मान लीजिए कोई हमने लोन क्रेडिट कार्ड से यूज करके पैसे लिए, तो वो हमें जल्द से जल्द पे करना पड़ेगा, एक साल के अंदर पे करना पड़ेगा। तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम करंट लायबिलिटीज बोलेंगे, क्योंकि हमको उसे इसी साल पे करना पड़ेगा, इसी साल चुकाना पड़ेगा। तो करंट में चालू लायबिलिटीज में दायित्व, जो हमारा चालू दायित्व है, जो हमारा करंट लायबिलिटीज है, यानी कि जिसको एक साल के अंदर पे करना है, तो उसको हम इस प्रकार के सभी ट्रांजैक्शंस को हम जब लेजर ओपन करेंगे तो इसको करंट लायबिलिटीज के ग्रुप में डालेंगे ताकि बैलेंस शीट में सही से शो हो। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा वो बैलेंस शीट में शो होगा। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा करंट एसेट्स। जिस तरह हमने करंट लायबिलिटीज के बारे में बताया, ऐसे एसेट्स को समझेंगे, फिर हम समझेंगे करंट एसेट्स क्या होता है। तो सबसे पहले समझते हैं एसेट्स क्या होता है। एसेट्स क्या होता है कि जो भी कंपनी की संपत्ति होती है उसको हम एसेट्स बोलते हैं। एसेट्स दो तरह का हो सकता है, नॉन करंट एसेट्स भी हो सकता है और करंट एसेट्स भी हो सकता है। तो नॉन करंट एसेट्स क्या होता है? तो नॉन करंट एसेट्स होता है ऐसा संपत्ति कंपनी का या बिजनेस का जो एक साल से अधिक समय के बाद भी आएगा हमारे पास
उसको हम नॉन करेंट एसेट्स बोलते हैं। या फिर जो हमारी ऐसी संपत्ति है जो हमारे पास मौजूद है लेकिन उसका इस्तेमाल हम 1 साल से ऊपर तक करेंगे, 1 साल के बाद भी करेंगे, तो उसको हम नॉन करेंट एसेट्स के ग्रुप में डालते हैं। तो दूसरा ग्रुप जो यहाँ पे बना हुआ है वो करंट एसेट्स का ग्रुप बना है। तो करंट एसेट्स को समझते हैं। करंट एसेट्स का क्या मतलब है? ऐसा संपत्ति कंपनी का जो 1 साल के अंदर कंपनी को मिलेगा, पैसे मिलेंगे 1 साल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, करंट एसेट्स का क्या मतलब है? ऐसी संपत्ति जिसका लेन देन आसानी से किया जा सकता है, उसको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे कि मान लो 1 साल के अंदर जो भी पैसा मिल जाएगा उसका हम लेन देन आसानी से कर सकते हैं, तो उसको हम करंट एसेट्स के ग्रुप में डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल, इन्वेंट्रीज है। इन्वेंट्रीज मतलब बचा हुआ माल जो है उसको हम 1 साल के अंदर बेच सकते हैं। स्टॉक है, उसका लेन देन 1 साल के अंदर कर सकते हैं, तो उसको हमने करंट एसेट्स के ग्रुप में डाल दिया। मान लीजिए कैश है। कैश क्या है? उसको हम 1 साल के अंदर कभी भी यूज कर सकते हैं, तो उसको करंट एसेट्स में डाल दिया। बैंक में जो पैसे पड़े हैं हमारे, बैंक अकाउंट, वो क्या है? करंट एसेट्स में डालेंगे, क्योंकि उसका भी इस्तेमाल हम 1 साल के अंदर कर सकते हैं। ट्रेड रिसीवेबल है, यानी कि हमें 1 साल के अंदर कुछ बिल्स रिसीव हो गए, तो उसको यूज कर सकते हैं, तो 1 साल के भीतर, तो उसको भी हम करंट एसेट में डाल दिए। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, मतलब कैश है या कैश की तरह ऐसी कोई भी संपत्ति जिसका इस्तेमाल हम 1 साल के अंदर कर लेंगे या कर सकते हैं, तो उसको भी हम करंट एसेट्स के ग्रुप में डालेंगे, क्योंकि ये सभी संपत्तियां हैं और 1 साल के भीतर हम इसका लेन देन इजीली कर सकते हैं, तो हम इसको करंट एसेट्स में डालेंगे, करंट एसेट्स के अंडर में डालेंगे, ग्रुप में डालेंगे। नेक्स्ट हमारा है ग्रुप कौन सा? फिक्स्ड एसेट्स। तो फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है? स्थायी संपत्तियां, यानी कि एक बिजनेस को चलाने के लिए हमें कई प्रकार की स्थायी संपत्तियां खरीदनी होती हैं। जैसे कि मान लीजिए कंप्यूटर हो गया, टेलीफोन हो गया, एसी हो गया, फर्नीचर हो गया, ये सभी क्या हैं? स्थायी संपत्तियां हैं। और इन संपत्तियों का आसानी से लेन देन भी नहीं किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम फिक्स्ड एसेट में डालते हैं। अगर आसानी से लेन देन किया जा सकता तो इसको करंट एसेट में डालते। लेकिन मान लीजिए आपने कोई फर्नीचर खरीदा, एसी खरीदा, अभी वो आप उसको तुरंत बेचना चाहो तो इतने आसानी से नहीं बिकेगा सही कीमत पे, तो इसलिए उसका इस्तेमाल हम बिजनेस में सिर्फ यूज करने के लिए करते हैं, सेल परचेज करने के लिए नहीं करते, और ना ही 1 साल के अंदर उसको कैश में कन्वर्ट करके यूज कर लें, इस पर्पज से भी उसको खरीदते नहीं हैं। तो ऐसे हम इसको फिक्स्ड एसेट्स में डालते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है कि 2 भागों में इसको भी बांटा जा सकता है, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ऐसे होते हैं कि जिसको हम टच कर सकें, जैसे मेज हो गए, टेबल हो गए, चेयर हो गए, एसी हो गए, फैन हो गए, फर्नीचर हो गया, इसको हम टच कर सकते हैं, तो इसको हम टेंजिबल एसेट्स बोलते हैं। और इनटेंजिबल यानी अदृश्य एसेट्स भी होते हैं, जैसे ट्रेडमार्क हो गया, बिजनेस का ब्रांड हो गया, गुडविल हो गया, कॉपीराइट हो गया, पेटेंट हो गया, तो इन सबको हम क्या बोलेंगे? इनटेंजिबल एसेट्स बोलेंगे, क्योंकि इसका इस्तेमाल 1 साल से अधिक समय के लिए किया जा सकता है, तो इसको हम फिक्स्ड एसेट्स के ग्रुप में डाल देंगे, जिसको नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स भी बोलते हैं। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा इन्वेस्टमेंट्स ग्रुप। इन्वेस्टमेंट्स क्या होता है? जब हम लाभ कमाने के पर्पज से बिजनेस के पैसे को कहीं पर निवेश करते हैं तो उसका खाता इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंतर्गत खोलते हैं। मान लीजिए हमारे बिजनेस में पैसे पड़े हुए हैं बहुत सारे, तो हम सोचेंगे कि ये पैसे ऐसे ही पड़े हैं जिसका कोई इस्तेमाल नहीं है, जिसका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, तो लाओ इसको कहीं निवेश कर दें, तो उससे हमें कुछ अतिरिक्त इनकम मिल जाएगा, तो उसको कहीं पे हम उसको निवेश कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। तो जो निवेश किया गया अमाउंट है उसको हम डालेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के अंडर में, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ग्रुप में उसको हम डालेंगे। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए 1 साल के अधिक के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं,
या शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह हम कई डिफरेंट फील्ड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो भी अमाउंट हमने एलोकेट किया है इन्वेस्ट करने के लिए, तो उस अमाउंट को एंट्री जब हम करेंगे तो उसको हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है सेल्स अकाउंट। जब हम किसी गुड्स या सर्विस को सेल करते हैं तो उसके खाते सेल्स अकाउंट में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारा काम है फर्नीचर सेल करना, हमारा जो बिजनेस का काम है फर्नीचर को बेचना है, खरीदना है, ये काम है। तो हमने फर्नीचर को सेल किया, तो फर्नीचर को जब हमने सेल किया तो उस सेल्स अमाउंट को एंट्री करने के लिए हम क्या करेंगे, उस अमाउंट को एंट्री करने के लिए हम सेल्स अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे। सेल्स अकाउंट का लेजर भी बनाएंगे और ग्रुप में भी डालेंगे। लेकिन अगर वही फर्नीचर का बिजनेसमैन जो है वो अपना कंप्यूटर बेच रहा है तो उसको सेल्स में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि उसका बिजनेस है फर्नीचर बेचने और ख़रीदने का, उसका बिजनेस कंप्यूटर बेचने का नहीं है। वो तो कंप्यूटर ख़राब हो गया है तो वो कबाड़ी वाले को ऐसे ही बेच रहा है, तो उसको एडिशनल इनकम बोलेंगे, लेकिन उसको सेल्स अकाउंट में नहीं डाला जा सकता है क्योंकि सेल्स हम करेंगे अपने गुड्स का। तो जो हम मान लीजिए फर्नीचर में डीलिंग करने वाला बिजनेसमैन अपना कंप्यूटर बेच दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम। उसको हम डायरेक्ट इनकम नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इनकम। लेकिन सेल्स क्या होता है हमारा, डायरेक्ट इनकम होता है। ठीक है, तो हम अपने जब भी हम सेल करेंगे तो उस अमाउंट को हम सेल्स अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे जब भी सेल्स अकाउंट का लेजर ओपन करेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, इसका हिंदी होता है अप्रत्यक्ष खर्चे, यानी ऐसे खर्चे जो डायरेक्टली खर्चे नहीं होते। मान लीजिए हम चिप्स बना रहे हैं, अब चिप्स में डायरेक्ट खर्चे क्या हो गए, इनडायरेक्ट खर्चे क्या हो गए। डायरेक्ट खर्चे वो हो गए कि चिप्स, मान लीजिए आलू लाया, चिप्स बनाने के लिए आलू चाहिए, तो आलू क्या हो गया, हमारा डायरेक्ट खर्चा हो गया। लेकिन और उस चिप्स को बनाने के लिए जो मजदूरी हमने दी वो हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट खर्चा हो गया। लेकिन एक बार चिप्स बन के रेडी हो गया और रेडी टू सेल हो गया, उसको बेचा जा सकता है, तो मान लीजिए उसको पैकिंग करने का जो भी खर्चा आएगा, या हम उसको बेचने के लिए हमने सेल्स पर्सन हायर किया, उसको सैलरी देना है, तो उसका जो खर्चा आएगा। तो इस तरह के जो खर्चे हैं उसको इनडायरेक्ट एक्सपेंस में डालते हैं। मान लीजिए हमने अब चिप्स को बेचने के लिए उसकी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, या हमने कोई ऑफिस अलग से लिया ताकि इसकी मार्केटिंग किया जा सके टीम के साथ मिलके और इस चिप्स को बेचा जा सके। तो इस तरह के, तो हमने जब ऑफिस किराए पे लिया तो उसका किराया देना पड़ेगा, बिजली का बिल देना पड़ेगा, पानी का बिल देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा सेल्समैन को, टेलीफोन का एक्सपेंस देना पड़ेगा। तो ये सभी प्रकार के जो खर्चे हैं उनको हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में डालते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट ये नहीं पूछेगा कि रेंट कितना दिया, टेलीफोन का बिल कितना दिया। मान लो ये कंपनी में 100 टेलीफोन है तो सबका अलग अलग वो थोड़ी पूछेंगे, वो तो यही पूछेंगे कि आप ये बताइए कितने इस तरह के जो दिखने वाले खर्चे हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस का कितना है हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो जब हम सभी मान लीजिए रेंट अकाउंट का लेजर बनाए, टेलीफोन एक्सपेंस का लेजर बनाए, या कमीशन पेड किया उसका लेजर बनाए, तो सभी को जब हम लेजर बना रहे हैं तो सभी को हम डालेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में, ताकि हमें एक सेकंड में पता कर सकें कि इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारा कितना है। ठीक है, तो इस तरह के जो भी माल हमारा जो फिनिश्ड गुड्स बनने के बाद जो भी इस तरह के खर्चे होते हैं जो बेचने के लिए मैक्सिमम यूज किया जाता है कि मान लो अपने माल को हम बेच सकें अधिक से अधिक, तो उस प्रकार के खर्चे को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में डालते हैं। नेक्स्ट हमारा ग्रुप है इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम क्या होता है, अप्रत्यक्ष आय। जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था कि फर्नीचर बेचने वाला जब फर्नीचर का बिजनेस करने वाला जब फर्नीचर बेचेगा तो उससे होने वाली आय क्या होगी, डायरेक्ट इनकम। लेकिन अगर उसने अपना कंप्यूटर बेच दिया तो उसको क्या बोलेंगे, वो हो गया हमारा इनडायरेक्ट इनकम। तो जब फर्नीचर का धंधा करने वाला आदमी अपना कंप्यूटर बेचा तो उसका डायरेक्ट इनकम नहीं है, वो उसका अप्रत्यक्ष आय है, उसका इनडायरेक्ट इनकम है। तो उसको क्या करेगा,
उसको वो इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में डालेगा। जो कंप्यूटर बेचने से जो भी पैसे आए उसको इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में डालेगा, यानी सेल ऑफ कंप्यूटर लेजर बनेगा और उसको डालेगा किसके अंडर में, उसको डालेगा इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में अंडर में। ओके, नेक्स्ट है मिसलेनियस एक्सपेंस का ग्रुप। मिसलेनियस एक्सपेंस क्या होते हैं? मान लीजिए कि बिजनेस हमारा अभी बना नहीं है, कंपनी रजिस्ट्रेशन हुआ नहीं है और उसके पहले ही हमारा कई खर्चे हो गए। जैसे मान लीजिए हमने सीए को 15,000 20,000 दिया कि कंपनी रजिस्ट्रेशन कर दो, स्टैम्प वाले को दिया स्टैम्प बना दो, लोगो बना दो, हमारा कंपनी का लोगो बना दो, सीए को कंसल्टेंसी चार्जेस दिया, वकील को दिया कुछ डॉक्यूमेंट रेडी करवाने के लिए। तो कंपनी बनने से जो भी पहले हमारे खर्चे हो गए उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो कई प्रकार के ऐसे खर्चे होते हैं जो बिजनेस के प्रारंभ में अतिरिक्त व्यय के रूप में किए जाते हैं, यानी बिजनेस शुरू होने से पहले ही वो खर्चे हो जाते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट हमें कई सालों तक मिलता रहेगा। तो इस प्रकार के खर्चे को हम क्या बोलेंगे? मिसलेनियस एक्सपेंस के ग्रुप में डालेंगे। ये एक तरह का एसेट्स होता है, क्योंकि एसेट्स का परिभाषा डिफिनेशन क्या बताया था कि एसेट्स वो है जिसका बेनिफिट हमें आने वाले भविष्य में कई सालों तक मिलता रहेगा, आने वाले समय में मिलता रहेगा। हो सकता है 1 साल 2-3 महीने में मिलता रहे, या तो उसको करंट एसेट्स बोलेंगे। 1 साल तक मिलता रहेगा तो करंट एसेट बोलेंगे। 1 साल से अधिक समय से भी अधिक मिलता रहेगा बेनिफिट उस एसेट्स का, तो उसको हम नॉन करंट एसेट्स बोलेंगे। तो मिसलेनियस एक्सपेंसेस एसेट्स क्या है? एक ग्रुप है जिसमें कई प्रकार के ऐसे खर्चे होते हैं जो कंपनी बनने से पहले खर्चे हो चुके होते हैं कंपनी के लिए ही, तो उसको हम इस ग्रुप में डालते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कंपनी का लोगो बनवाने के लिए दे दिया, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हो गया, जैसे कि कंपनी का रजिस्ट्रेशन फीस वगैरह पे किया, तो कंसल्टेंसी चार्ज पे किया वकील को, सीए को। तो इस प्रकार के जो भी खर्चे हैं उसको मिसलेनियस एक्सपेंस के ग्रुप में डालेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा परचेज अकाउंट का। परचेज अकाउंट ग्रुप क्या होता है? तो परचेज अकाउंट होता है कि जब हम किसी गुड्स को, माल को या सर्विस को हम बेचने के पर्पज से, बेचने के उद्देश्य के खरीदते हैं, तभी हम उसको परचेज अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हम फर्नीचर का धंधा कर रहे हैं तो हमने फर्नीचर खरीदा, किस लिए? ताकि उसको हम बेच सकें आगे। और तो वो फर्नीचर हमारे लिए क्या हो गया? गुड्स हो गया, माल हो गया। अगर मान लीजिए मैं सीए हूँ, अब मान लीजिए कि हमने सर्विस देना है किसी क्लाइंट को, कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है किसी क्लाइंट का, लेकिन हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने वो पैसा उठा के किसी दूसरे सीए को दे दिया और बोला कि आप इसकी कंपनी रजिस्ट्रेशन कर दो, और उन्होंने कर दिया। तो फिर क्या होगा? वो हमारे लिए परचेज हो जाएगा और हमने सेल किया, जो हमने अपने क्लाइंट से पैसे लिए वो हमारा सेल हो जाएगा। तो इसी तरह मतलब जो हमारा मेन धंधा है, मेन बिजनेस है, उसको बेचने के लिए कोई हमने सर्विस लिया या हमने उसको बेचने के लिए कोई माल खरीदा, तो वो हमारे लिए गुड्स है। तो वो ऐसे ही गुड्स को हम परचेज कैटेगरी में डालेंगे, परचेज ग्रुप में डालेंगे, जिसका उद्देश्य ही बेचना है, बेचने के लिए खरीदते हैं। अब मान लीजिए कि हमने फर्नीचर का धंधा है लेकिन हमने अपना कंप्यूटर बेचा, तो कंप्यूटर तो हमारा माल है नहीं, कंप्यूटर तो हमने यूज करने के लिए खरीदा था, तो कंप्यूटर को हम डालेंगे इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में। और परचेज अकाउंट में किसको डालेंगे? परचेज अकाउंट में क्या डालेंगे? फर्नीचर को डालेंगे, क्योंकि हमने फर्नीचर को बेचने के उद्देश्य से खरीदा है। तो जब हम किसी गुड्स को या सर्विस को सेल करने के उद्देश्य से खरीदते हैं तो उसको परचेज अकाउंट में डालते हैं। लेकिन अगर हम बिजनेस में यूज करने के पर्पज से खरीदते हैं तो उसको हम परचेज अकाउंट में नहीं डालेंगे, उसको हम एसेट्स में डालेंगे, क्योंकि परचेज अकाउंट में वही डालेंगे जिसको हम बेचने के उद्देश्य से खरीदते हैं। मान लीजिए कंप्यूटर हमने खरीदा, कंप्यूटर हमने यूज करने के लिए खरीदा है, ताकि हमारा अकाउंटेंट कंप्यूटर यूज करेगा, हमें रिपोर्ट देगा अच्छे से कि कितना सेल हुआ, कितना बिका, ये सब रिपोर्ट देगा। हमने कंप्यूटर को बेचने के लिए नहीं खरीदा, तो इसलिए कंप्यूटर को परचेज में नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारा काम है फर्नीचर बेचना या खरीदना। लेकिन अगर हम कंप्यूटर खरीदने बेचने का बिजनेस करते और कंप्यूटर खरीदा है बेचने के पर्पज से, तो वो कंप्यूटर हमारे लिए परचेज में जाता। लेकिन यहाँ पर हमने कंप्यूटर यूज करने के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं, तो हम उसको परचेज अकाउंट के ग्रुप में नहीं डालेंगे। उसको हम कंप्यूटर को हम कहाँ डालेंगे?
हमने अपने एसेट्स में डालेंगे, फिक्स्ड एसेट्स में डालेंगे, क्योंकि हमने उसको कंपनी में यूज करना है, उसको बेचना नहीं है। बेचने के उद्देश्य से हमने नहीं खरीदा है। हमने फर्नीचर का हमारा धंधा है तो हम फर्नीचर बेचेंगे, और इसीलिए हमने फर्नीचर को खरीदा ताकि आगे बेच सकें, तो फर्नीचर को हम परचेज अकाउंट के ग्रुप में डालेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है हमारा डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या है? जैसे कि हमने बताया कि हमने फर्नीचर को बेचा, प्रत्यक्ष आय जो जिसका हमारा मेन पर्पज ही है जिस माल को बेचने का, तो ऐसे बिके हुए माल से जो भी पैसे आते हैं उसको हम डायरेक्ट इनकम बोलते हैं, प्रत्यक्ष आय बोलते हैं। और सेल करने से जो भी ऐसा अमाउंट मिलता है उसको हम डायरेक्ट इनकम के ग्रुप में डालते हैं। क्योंकि मान लीजिए किसी कंपनी में 4-5 तरह के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, मान लीजिए फर्नीचर का भी बेच रहा है, पंखे भी बेच रहा है और जूते भी बेच रहा है एक ही कंपनी के अंडर में, तो उनका एक एक ग्रुप बना दिया, डायरेक्ट इनकम का एक ग्रुप बना दिया। उसमें पंखे को भी, मान लो पंखे को बेचा, उससे जो माल आया वो हमारा डायरेक्ट इनकम है। फर्नीचर को हमने बेचा, वो हमारा डायरेक्ट इनकम है। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग भी प्रोडक्ट हो सकते हैं जिसको हम एक ही कंपनी के अंडर में बेचते हों, तो उनको उन सभी को हम डायरेक्ट इनकम के ग्रुप में डालेंगे। लेकिन कोई ऐसा संपत्ति बेच रहे हैं जिसका उद्देश्य जिसको हमने खरीदा था बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदा था, हमने यूज करने के उद्देश्य से खरीदा था, ऐसे किसी वस्तु को बेचेंगे तो उसको हम डायरेक्ट इनकम में नहीं डालेंगे, उसको हम इनडायरेक्ट इनकम के ग्रुप में डालेंगे। नेक्स्ट ग्रुप है डायरेक्ट एक्सपेंसेस का। तो डायरेक्ट एक्सपेंस का क्या है? यानी प्रत्यक्ष खर्चे, इसे मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं अभी। तो डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है? ऐसे खर्चे जिनकी वजह से बिजनेस को डायरेक्ट फायदा होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट का, मैन्युफैक्चरिंग का, इस तरह के अकाउंट को डायरेक्ट एक्सपेंस में रखते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस मतलब कि माल रेडी होने से, मान लीजिए चिप्स का हमने बनाने के लिए आलू खरीदा, आलू क्या है? हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है। और चिप्स को बनाने के लिए मजदूर रखा, मजदूरी दी, वो हमारा कौन सा खर्चा है? डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो उसको डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में डालेंगे। लेकिन एक बार चिप्स रेडी हो गया, अब उसको सेल करना है, तो सेल करने के लिए हमने सेल्समैन हायर किए, तो वो हमारा क्या है? वो हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। तो अगर वो डायरेक्ट एक्सपेंस है तो डायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में डालेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में डालेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा प्राइमरी ग्रुप। और एक बार मैं फिर से फटाफट रिवीजन करा देता हूँ और फिर हम आगे पढ़ेंगे लिस्ट ऑफ सब ग्रुप्स यानी सेकेंडरी ग्रुप के बारे में। तो हम रिवीजन कराते हैं। यहाँ पर ग्रुप क्या होता है? लेजर का समूह होता है ग्रुप, जिसके द्वारा टैली हमारे बनाए हुए खाते अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करता है, जिससे कि वो लेन देन को समझकर हमें अच्छा रिजल्ट देता है। यानी कि लेजर के ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। लेजर का ही समूह होता है ग्रुप। अलग अलग ग्रुप में क्यों बांटते हैं हम? इसलिए बांटते हैं क्यों, ताकि टैली उसको समझ सके कि ये एक ही प्रकार के, एक सभी तरह के खर्चे जो हैं अलग अलग नाम से, वो एक ही प्रकार के खर्चे हैं और उनका एक ग्रुप बना दिया गया है ताकि मैनेजमेंट को रिपोर्ट दे सकें। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए SMS चार्ज अकाउंट यह एक प्रकार का एक्सपेंस है, जिसे हम टैली को बताना पड़ता है कि यह इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। इसीलिए टैली में ग्रुप तैयार किया गया है, जिससे टैली हमारे लेन देन को पहचान सके और हमें अच्छा परिणाम दे। अगर हम SMS चार्ज अकाउंट को इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बदले इनडायरेक्ट इनकम ग्रुप में डाल देंगे तो क्या होगा? तो इससे ये होगा कि टैली इनकम के रूप में इसको लेगा। यानी कि जब हम रिपोर्ट देंगे मैनेजमेंट को तो वहाँ पे दिखाएगा कि ये तो इनकम है, क्योंकि हमने इसका ग्रुप कौन सा डाल दिया था? डायरेक्ट इनडायरेक्ट इनकम डाल दिया था, तो ये इनडायरेक्ट इनकम में दिखेगा। तो इसलिए ज़रूरी है कि कौन सा लेजर किस ग्रुप में डालना है, ये ज़रूरी है अच्छे से समझना। तो SMS चार्ज हमारा क्या है? खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ग्रुप में डालेंगे। अगर इनडायरेक्ट इनकम में डाल देंगे तो ये जो खर्चा है वो तो आय की तरह शो होगा, एक इनकम की तरह शो होगा, तो रिपोर्ट गलत आएगा। और ग्रुप दो तरह के होते हैं, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप में मेनली 15 प्रकार के ग्रुप होते हैं, जिसको मैं बता चुका हूं ऑलरेडी। और उस 15 ग्रुप में से 6 ग्रुप प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित होते हैं और 9 ग्रुप बैलेंस शीट से संबंधित होते हैं। बाकी आगे सेकेंडरी ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे, सब ग्रुप के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए
और हमें भी अपने मेहनत का फल मिले, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, और शेयर भी करें अधिक से अधिक लोगों को। थैंक यू सो मच। अभी हम पहले बेसिक नॉलेज ले लें, तो इसको हम बाद में कराएंगे। अब आप पेज नंबर पे आ जाइए। जो इम्पोर्टेंट हमारा बेसिक है वो क्या है?